सो स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास में वो है बेटा रिएक्शन विद एयर, कि एयर के साथ में कैसे रिएक्शन बताई जाती है। अब यहाँ पर एक बात नोट करें बेटा, अब रिएक्शन विद एयर की अगर बात करें तो एयर नॉर्मली अगर बात करी जाएगी तो एयर को हम दो तरीके से लेकर के चलते हैं। एक तो होगी हमारे पास में मॉइस्ट एयर, एक होगी हमारे पास में ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर के अंदर क्या होता है बेटा, तो कुछ बातों में अंतर होता है। जैसे कि मॉइस्ट एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर भी इंक्लूड होना शुरू हो जाता है। अब यहां पर हम एक बात करें कि रिएक्शन विद एयर किस तरीके से होगी, तो देखते हैं बेटा यहां पर हम, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल एस ब्लॉक मेटल गेट टार्निश डल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ऑक्साइड लेयर ऑन इट। देखिए बेटा, अगर हम बात करें सेकंड डे के एलिमेंट में, तो सेकंड डे के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट आता है बेरिलियम, और फर्स्ट में जो एलिमेंट आता है हमारे पास में लिथियम। ये दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जो अपने नॉर्मली ग्रुप के एलिमेंट से प्रॉपर्टीज को कम रिजेंबल करते हैं, और कम रिजेंबल करने की वजह से ये थोड़ी अलग प्रॉपर्टी को शो करते हैं। थोड़ा बहुत ये एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं। अब बात यहां पर ये कि बेरिलियम को यहां बात करी गई है कि एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल एस ब्लॉक मेटल गेट टार्निश। टार्निश का मतलब क्या होता है बेटा, खराब हो जाना, डल हो जाना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ऑक्साइड लेयर ऑन इट। इस बात का मतलब क्या है बेटा, देखें बेरिलियम की अगर बात करी जाए तो बेरिलियम के ऊपर क्या होता है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। इसका ऑक्साइड BeO का फॉर्मेशन हो जाता है इसके ऊपर, जो कि एक स्टेबल फॉर्म में बन जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जब बेरिलियम के सरफेस पर उसका ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो वो ऑक्साइड की लेयर वहां बनी रहती है, जिसकी वजह से अंदर नीचे जो बैठा हुआ बेरिलियम है वो और एटमॉस्फेयर में जो O2 प्रेजेंट है उसमें कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो वो फर्दर आगे रिएक्शन नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या है, वो टार्निश नहीं हो पाता। जबकि बाकी क्या होते हैं, टार्निश हो जाते हैं, थोड़े से खराब हो जाते हैं, दिखने में अच्छे नहीं लगते, डल नेचर उनका हो जाता है। तो बेटा बेरिलियम में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने देख लिया होगा यहाँ पर क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ऑक्साइड लेयर, ये रीजन है इसका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल एस ब्लॉक मेटल फॉर्म मेटल कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, देखें आप कार्बोनेट के बारे में भी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि कार्बोनेट किस तरह से बनता है, क्या बनता है। पहले हम यहाँ बेरिलियम के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि बेरिलियम जो है वो कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है मॉइस्ट एयर के अंदर। इनफैक्ट अगर हम बेरिलियम की बात करें बेटा, तो बेरिलियम का अगर कार्बोनेट बनेगा, अगर बेरिलियम का कार्बोनेट बनता है तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा उसका, BeCO3। तो BeCO3 का फॉर्मेशन हो तो सकता है, पर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर आप ध्यान दें तो बेरिलियम +2 जो है इसका साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होगा। एक तो बेरिलियम खुद ही बहुत छोटा है, इसका कटन बनेगा +2 के साथ तो बहुत छोटे साइज का होगा, और बहुत छोटे साइज कटन होने की वजह से बगल में एनायन बैठा हुआ है कार्बोनेट, इसका साइज काफी बड़ा है। इस पॉइंट को बेटा मैंने आपको, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे हैं तब भी मैंने आपको समझाई थी ये बात कि बेरिलियम कार्बोनेट के बारे में अगर बात कही जाए तो बेरिलियम कार्बोनेट तो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल स्टेट में नहीं हो पाता है। इनफैक्ट अगर आपको इसको स्टेबल रखना होता है या फिर अगर आपको इसको सॉलिड फॉर्म में मेंटेन करके रखना होता है, तो या तो आप इसको किसी क्लोज कंटेनर में, क्लोज चैम्बर में रखेंगे, या फिर आप इसको किसी CO2 का एटमॉस्फेयर में रखेंगे। अब ऐसा क्यों होगा आप समझ सकते हैं बेटा, क्योंकि बेरिलियम कार्बोनेट में क्या है, बेरिलियम +2 है जिसका पोलराइजिंग पावर काफी हाई फाई होगा, तो कार्बोनेट को पोलराइज करने की कोशिश करेगा। छोटा बेरिलियम +2 बड़े कार्बोनेट के हाथ में स्टेबल अपने आप को कम पाएगा, इसलिए क्या करेगा, इसके एक छोटे पार्ट को, ऑक्सीजन को निकालने की कोशिश करेगा। तो यहां पर क्या होता है, रखे रखे ये क्या होगा, बेरिलियम का ऑक्साइड और साथ में CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंस हम लोग बात कर रहे हैं एयर के साथ, तो ऑब्वियसली यहां पर खुले में बात करी जाएगी, और जब ये बात खुले में करी जाएगी इसका मतलब खुले एटमॉस्फेयर में, तो ये ऑटोमेटिक डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक टूटना शुरू कर जाएगा, डिकम्पोज होता रहेगा। तो जब डिकम्पोज होता रहेगा तो BeCO3 का फॉर्मेशन होता ना के बराबर पॉसिबल होगा। इसलिए यहां पर ये बात कही गई है कि बेरिलियम को छोड़ करके सभी के सभी एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। तो बेटा कुछ यह बातें आपको बेरिलियम के हिसाब से याद रखनी है कि बेरिलियम जो है वो थोड़ी अलग प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे हमने पहले देखा था बेटा, बेरिलियम मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास में फ्लेम टेस्ट को शो नहीं करते, तो इस तरीके से बेटा बेरिलियम मैग्नीशियम का हमने प्रॉपर्टी देखा। आज हम यहां पर कुछ स्पेशल बातें देख रहे हैं बेरिलियम को लेकर के। अब हम बात करते हैं बेटा पहले मॉइस्ट एयर को लेकर के। देखिए बेटा, मॉइस्ट एयर के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मेन उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मेन उसके पार्ट होते हैं, वो एक तो होता है बेटा O2, एक होता है बेटा CO2, एक होता है बेटा वाटर। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर जो मेनली हम कंसिडर करते हैं मॉइस्ट एयर के अंदर, वो इन तीन को करा जाता है। किसको, O2 को, CO2 को और H2O को। अब यहां पर रिएक्शन किस तरीके से होती है, देखिए बेटा, अगर कोई मेटल है M, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बनाएगा मेटल ऑक्साइड। नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम मेटल जो होते हैं उनका ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता ही होता है। बहुत ही कम मेटल ऐसे होते हैं जिनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसको हम आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर सीखेंगे। पर मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। तो जब मेटल अपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा,
इस मेटल ऑक्साइड का हम करेंगे बेटा रिएक्शन पानी के साथ, H2O के साथ। जनरली पानी के साथ जो रिएक्शन होती है ना बेटा, उसको हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। वैसे हाइड्रोलाइसिस के बारे में हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर जनरली जो रिएक्शन होती है पानी के साथ में उसको हाइड्रोलाइसिस नाम दिया जाता है। अब जब मेटल के ऑक्साइड का आप H2O से रिएक्शन करवा रहे हैं तब बनेगा यहाँ पर मेटल का हाइड्रोक्साइड, और ये मेटल का हाइड्रोक्साइड का जब आप CO2 से रिएक्शन करवाएंगे तब बनेगा मेटल का कार्बोनेट। तो सिंस मॉइस्ट एयर के अंदर O2, H2O और CO2 तीनों प्रेजेंट है, इसका मतलब जब कभी कोई मेटल मॉइस्ट एयर में रखा होगा तब वो उसका ऑक्साइड भी बनाएगा, उसका हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा और लास्ट में उसका कार्बोनेट का फॉर्मेशन भी होगा। किस तरह से होता है, क्या होता है बेटा देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करें। अब सोडियम की बात करें बेटा, सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ तो क्या बना अपने पास में Na2O सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम पानी से करें तो बेटा आपको मालूम है ये बात हम पीरियोडिक टेबल में देख करके आ चुके हैं कि ऑक्साइड को वाटर में घोलने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है। अब ये जो हाइड्रोक्साइड है ये CO2 से रिएक्शन करके Na2CO3 का फॉर्मेशन करेगा। अब आप ये बात देखिए बेटा किस तरह से रिएक्शन हो रही होगी। Na की अगर बात करें, आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं बेटा मैं। Na की अगर हम बात करें तो Na के ऊपर क्या चार्ज आता है, +1 चार्ज आता है नॉर्मली। O के ऊपर क्या चार्ज आता है बेटा, -2। इसको बना सकते हैं हम इस क्रिस क्रॉस मेथड से। तो ये 2 यहाँ, ये Na यहाँ, ये बन गया हमारे पास Na2O। इस Na2O के अगर पानी में घोले तो बेटा Na2O को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये टूटेगा हमारे पास Na+O-2 में, ये टूटेगा H+ और OH- के रूप में। Na और OH मिल जाकर बना जाएगा बट NaOH बन जाएगा। इस तरीके से NaOH तैयार हो गया। अब NaOH की रिएक्शन CO2 से होगी तो किस तरीके से होगी, तो बेटा आप ये बात जानते हैं कि CO2 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, और नॉन मेटल का ऑक्साइड होने की वजह से ये एसिडिक नेचर का होगा, जबकि हम ये बात जानते हैं कि NaOH तो मेटल का हाइड्रोक्साइड है और ये तो बेस नेचर का होता है। तो जब कोई एसिड और बेस में रिएक्शन होती है हमेशा कोई सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जब NaOH CO2 से रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा बेटा हमारे पास में ये Na2CO3 सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से सोडियम जब रिएक्शन करेगा मॉइस्ट एयर के साथ में तो पहले ऑक्साइड बनाएगा, फिर उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा और लास्ट में उसका कार्बोनेट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट देखिए बेटा कैल्शियम की रिएक्शन करें, सेम टू सेम रिएक्शन कैल्शियम की होगी ऑक्सीजन के साथ। जब कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम पे आएगा बेटा चार्ज +2, O पे चार्ज आएगा -2। भाई कैल्शियम पे क्या चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा और O पे क्या चार्ज आएगा, -2। क्रिस क्रॉस रूल से देख लेंगे तो 2 से 2 ये हट जाएगा। अल्टीमेटली इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, CaO का रिएक्शन पानी से करा बेटा, CaO को बोलते हैं क्विक लाइम। इसी चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे। क्विक लाइम हिंदी में बोलते हैं चूना। क्विक लाइम का वाटर में मिक्सिंग करेंगे तो बनेगा हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना बोलते बेटा इसको हिंदी में। स्लेग्ड लाइम का रिएक्शन CO2 से करेंगे तो अगेन वही रिएक्शन होगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो बेस होगा और नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक होगा, और जब एसिड रिवेश में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमने देखा कि मॉइस्ट एयर में किस तरह से रिएक्शन होगा। तो मॉइस्ट एयर के अंदर जो मेन कोर इंग्रेडिएंट्स है आप उनको याद रख के चलेंगे। अगर आपको ये तीनों इंग्रेडिएंट याद रहते हैं तो आप आसानी से रिएक्शन बता सकते हैं। आप देख सकते हैं बेटा रिएक्शन तो बहुत ही आसान है, नॉर्मल तरीके से रिएक्शन ऐसे बताई जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अब हम इसके अंदर ड्राई एयर के अंदर। ड्राई एयर के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है बेटा, यहाँ पर O2 और N2। ड्राई एयर में हम किसको मानते हैं बेटा, O2 को और N2 को मानते हैं, क्योंकि बेटा नाम समझ सकते हैं आप, मॉइस्ट तो है नहीं तो वाटर तो होगा नहीं, तो वाटर को हमने अलग कर दिया, CO2 को हमने अलग कर दिया, तो जो बचा हमारे पास कंस्टिट्यूएंट O2 और N2 ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बेटा किसके, ड्राई एयर के। अब ड्राई एयर के अंदर क्या बात है बेटा समझना आप, लिथियम एंड ऑल सेकंड डे, मतलब सेकंड डे के पूरे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम की तो हम बात करते नहीं तो रेडियो एक्टिव है। और लिथियम की अगर बात करी जाए, मेटल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा किसके साथ में रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, एंड मेटल नाइट्राइड क्या बनाएगा बेटा, मेटल का नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा ऑन रिएक्शन विद ड्राई एयर, मतलब कि O2 N2 से रिएक्शन करके, एंड रिमेनिंग मेटल्स फॉर्म ओनली मेटल ऑक्साइड। मतलब बात यहां पर ये कही गई है कि फर्स्ट एक के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिथियम ऐसा होगा जो कि ऑक्साइड नाइट्राइड दोनों बनाएगा, जबकि सेकंड डे के जो सभी मेटल्स है वो ऑक्साइड नाइट्राइड दोनों बना सकते हैं। मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इसके सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनेंगे, इनका नाइट्राइड का बनना पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी हम सीखते हैं इस बात को। देखिए बेटा किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। पहले रिएक्शन देखिए बेटा हमने लिथियम के ड्राई एयर के साथ में। अब लिथियम की अगर हम ड्राई एयर से रिएक्शन देखें तो बेटा ड्राई एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, अभी हमने सीखा ड्राई एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या बेटा, एक तो इसमें O2 है, एक इसमें क्या है बेटा नाइट्रोजन N2 है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लगभग दुनिया के सभी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड तो बना ही लेते हैं। तो लिथियम का यहां पर क्या बन गया बेटा, ऑक्साइड बन गया।
अब लिथियम की जब रिएक्शन नाइट्रोजन से हो रही है तो क्या होगा बेटा, तो आप ये बात देखिए बेटा कि नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये आ गया हमारे पास लिथियम, ये आ गया हमारे पास में नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के फॉर्म में क्या है बेटा, N जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में इस तरह से बना होता है, यही तो होता है हमारे पास में N2। अब लिथियम जब नाइट्रोजन से N2 से रिएक्शन करेगा तब किस तरह कंपाउंड बनेगा, पहले तो हम इसके बारे में देखते हैं। फॉर्मेशन क्या होगा, उसका फॉर्मूला कैसा होगा। तो लिथियम क्या है बेटा हमारे पास फर्स्ट का है, तो लिथियम अगर हमारे पास में फर्स्ट का है तो लिथियम पे चार्ज आएगा +1। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के पास में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये -3 चार्ज रखेगा। तो लिथियम पे +1, नाइट्रोजन पे -3, क्रिस क्रॉस रूल से आप देखेंगे तो ये 3 यहां आ जाएगा, 1 यहां चला जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में Li3n। इस तरीके से लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा ऐसे क्या बन जाएगा हमारे पास में लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा, सोडियम के ड्राई एयर से रिएक्शन करेंगे। तो जब हमने सोडियम के ड्राई एयर से रिएक्शन करी तब सिर्फ और सिर्फ Na2O बन रहा है, यहां पर इसकी तरह Na3n नहीं बन रहा। अब इसके पीछे रीजन क्या आप समझे बेटा, एक्चुअली बात यहां पर यह है कि नाइट्रोजन की अगर बात करी जाए तो नाइट्रोजन में आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक नाइट्रोजन को अलग करने के लिए आपको 3 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको यहां पर बहुत सारी एनर्जी का खर्चा आएगा। अब जो एनर्जी यहां पर कंजम्पशन होगा वह एनर्जी वहां पर आपको रिट्रीव भी होना चाहिए, मतलब कि उसको आपको कंपनसेट भी करना होगा। एनर्जी जो यहां पर एब्जॉर्ब करी जाएगी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एब्जॉर्ब के बाद रिलीज भी होनी चाहिए, तभी जाकर के उसका कंपनसेशन हो सकता है और तभी जाकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। अब अगर हम बात करें लिथियम की तो बेटा लिथियम का साइज छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से जो ये कंपाउंड बनकर के तैयार हो रहा है इसका लैटिस एनर्जी हाई होगा। आप ये बात समझ सकते हैं बेटा, लैटिस एनर्जी इसका हाई होगा। तो लैटिस एनर्जी हाई क्यों होगा, क्योंकि इस पर साइज छोटा है, तो साइज छोटा होने में लैटिस एनर्जी हाई होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इसका मतलब लिथियम इतना एनर्जी रिलीज कर देता है कि जो कंपनसेट कर सकता है नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को। बट बाकी के रिमेनिंग जो हमारे पास में एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबका साइज लार्ज होता है। जैसा कि आपने सीखा था बेटा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो बहुत ही बड़े साइज के होते हैं, और सोडियम भी काफी बड़े साइज का होता है। तो चार्ज भी कम है और साइज भी ज्यादा है, इस वजह से जो कंपाउंड Na3n बनेगा उसकी लैटिस एनर्जी इतनी नहीं होगी कि वो नाइट्रोजन के N ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ने के लिए इसको कंपनसेट कर सके। तो जब तक वो कंपनसेट करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक नाइट्रोजन का बॉन्ड इस तरह से टूटकर कंपाउंड का फॉर्मेशन होना एक फीजिबल प्रोसेस नहीं कहलाएगा। इसीलिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के लिए नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उनके ऑक्साइड और ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है, नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगर हम किसी सेकंड डे की बात करें, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम की बात करें, तो मैग्नीशियम ड्राई एयर से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो देख लेते हैं बेटा मैग्नीशियम का रिएक्शन ड्राई एयर के साथ क्या होगा। तो ड्राई एयर में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारे पास में, O2 है और N2 है। अगेन जब मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम पे क्या चार्ज लेंगे हम लोग, मैग्नीशियम में +2 चार्ज लेते हैं। ऑक्साइड की अगर बात करें O-2 में, तो ये तो हमारे पास क्रिस क्रॉस रूल से MgO तैयार हो गया। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा बेटा हमारे पास मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आएगा +2 और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ गया -3। क्रिस क्रॉस रूल से देखेंगे तो बेटा यहाँ क्या होगा, 3 यहां चला जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, फॉर्मूला क्या बनकर के तैयार हो जाएगा हमारे पास में Mg3n2। अब जैसा अभी आपने देखा बेटा मैग्नीशियम के साथ हो रहा है, तो सभी के सभी सेकंड डे के जो होंगे वो भी इस तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सेकंड डे के लिए जनरल फॉर्मूला बता सकते हैं, नाइट्राइड क्या होगा बेटा, M3n2 होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब के सब M के जगह पर रखे जा सकते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट का साइज छोटा तो होता नहीं है, तो फिर वो किस तरह से नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं बेटा चार्ज, यहां पर चार्ज मेन रोल अदा करेगा। आप देख सकते हैं लैटिस एनर्जी के अंदर मेन डिटरमाइनिंग क्वांटिटी चार्ज होता है। Mg पे +2 चार्ज, मतलब सभी के सभी सेकंड डे पे +2 चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बेटा 6 आएगा। और काफी ज्यादा हाई वैल्यू होने की वजह से यहां पर यह बात कही जा सकती है कि यहां पर जो लैटिस एनर्जी है वो हाई होगी। इनफैक्ट अगर आप नाइट्राइड से तुलना करें, नाइट्राइड से कंपेरिजन करें, तो जस्ट डबल इसकी लैटिस एनर्जी निकल के आएगी। यहां मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 × 3 3 आएगा, यहां आपने करा 2 × 3 6 आएगा। तो जस्ट डबल लैटिस एनर्जी होने की वजह से सभी के सभी सेकंड डे के यहां कंपनसेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी वजह से सभी के सभी सेकंड डे के नाइट्राइड और ऑक्साइड दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके बेस पर बेटा आपसे अलग अलग क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन नहीं बनाएगा, किसका नाइट्राइड नहीं बन सकता, किसका नाइट्राइड ऑक्साइड दोनों बन सकता है। इसके बेस पर आपसे अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा, अब हम मेटल के नाइट्राइड के अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया गैस रिलीज होता है। किस तरह से होता है देखते हैं। लेट अस सपोज मान लेते हैं हम यहां पर किसी फर्स्ट के ग्रुप की बात करें, जिसे मान लीजिए एग्जांपल की बात करूं मैं आपसे, मान लीजिए कि मैं आपसे यहां पर बोल रहा हूं कि लिथियम नाइट्राइड Li3n का मैं रिएक्शन करूं वाटर के साथ में तो क्या होगा।
तो बेटा एस ब्लॉक के केस में क्या होता है, अधिकतर रिएक्शन जो होती हैं इनको हम प्लस माइनस के फॉर्म में ब्रेक करके देख सकते हैं। अधिकतर रिएक्शन ऐसी होंगी जिनको कि हम समझने के हिसाब से बोल सकते हैं कि वो प्लस माइनस के बीच में रिएक्शंस होंगे, मतलब कि इधर के पॉजिटिव उधर के नेगेटिव से मिक्स कर देंगे और उधर के नेगेटिव इधर के पॉजिटिव से मिक्स करके रिएक्शन बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहां पर बात करें तो बेटा Li3n का रिएक्शन जब वाटर से होगा तो क्या होगा, तो पहले काम तो होगा हम इसको ब्रेक करेंगे, तो लिथियम में +1 चार्ज आएगा हमेशा और नाइट्रोजन के ऊपर यहां पर -3 चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। H2O को ब्रेक करेंगे बेटा कैसे, H के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, OH के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब हमारा काम क्या है, इस नेगेटिव को इधर पॉजिटिव भेजेंगे और इस नेगेटिव को इधर पॉजिटिव भेजेंगे। तो आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि लिथियम और OH के साथ मिलकर के क्या बन जाएगा हमारे पास में LiOH बन जाएगा और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के तो क्रिस क्रॉस रूल से बनेगा, तो नाइट्रोजन पर तो 1 तो N1 रहेगा और ये 3 चला जाएगा H के नीचे, तो साथ में कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा बेटा, अमोनिया गैस ऐसे रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर मेटल के नाइट्राइड का रिएक्शन वाटर से करते हैं तब क्या बनता है बेटा, मेटल का हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया गैस रिलीज होता है। अच्छा वर्ड जो नाइट्राइड आया है बेटा, इसमें एक बात देखें आप, नॉर्मली क्या होता है अगर कोई एलिमेंट जैसे बात करें O के ऊपर -2 अगर अपने नेगेटिव ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में होता है तो उसके नाम के पीछे आइड वर्ड IDE आइड वर्ड लगा दिया जाता है। जैसे कि O के ऊपर -2 नेगेटिव में है ऑक्साइड, Cl के ऊपर -1 इसका मतलब क्लोराइड, F के ऊपर -1 फ्लोराइड, N के ऊपर -3 नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या होगा, नाइट्राइड। सिमिलरली P के ऊपर -3 फॉस्फाइड, C के ऊपर -4 कार्बाइड। इस तरीके से अलग अलग आयंस का फॉर्मेशन होता हुआ बताया जा सकता है। तो बेटा हमने यहां पर बात करी कि मेटल नाइट्राइड का रिएक्शन वाटर से करेंगे तब क्या बनेगा, उसका हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया गैस रिलीज कर दिया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल रिएक्शन आगे बेटा Li3n का रिएक्शन पानी के साथ, जैसा भी हमने देखा LiOH और साथ में अमोनिया बन जाएगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रिएक्शन पानी के साथ, अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड वैसे है तो नहीं हमारे पास में एस ब्लॉक का, पर हम फिर भी कंसिडर करके देख लेते हैं रिएक्शन के। तो बेटा रिएक्शन देखना बहुत ही आसान है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को कैसे ब्रेक करेंगे, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड में एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा, +3 चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज आएगा, तभी तो बैलेंस होकर के 3 से 3 हट जाएगा और ये H+ है हमारे पास में और ये OH- है। बस अब ये नेगेटिव को इस पॉजिटिव पे और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव भेज दिया तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया गैस रिलीज हो गई। तो बेटा ऐसे हम रिएक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास में क्वेश्चन आया बेटा, 1 मोल Mg3N2 ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स, अगर हम 1 मोल Mg3N2 का रिएक्शन करें वाटर के साथ में तो हमें क्या मिलेगा, 1 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया, 3 मोल अमोनिया, 2 मोल नाइट्रोजन। देखते बड़े रिएक्शन करके देखते हैं। तो बोल रहे हैं हमसे Mg3N2 का रिएक्शन करें पानी के साथ, ठीक है। तो Mg3N2 का रिएक्शन हमने करा पानी के साथ। ध्यान देने वाली बात यह कि हमको इसका 1 ही मोल रखना है, तो हम इसको आगे 1 से मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं। पहले तो हम रिएक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन में बनेगा क्या। तो क्या करेंगे बेटा, मैंने क्या बताया आपको, एस ब्लॉक के अंदर अधिकतर बार रिएक्शन प्लस माइनस के बेस पर हो सकती है। हम इसको तोड़ेंगे तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा बेटा, यहाँ पर +2, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा -3, H के ऊपर चार्ज +1, OH के ऊपर चार्ज -1, इधर का नेगेटिव इधर और इधर का नेगेटिव इधर, तो Mg और OH से क्या बन जाएगा हमारे पास में, Mg का हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये तैयार हो गया और साथ में N और H के साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास में, अमोनिया गैस यहाँ पर ऐसे रिलीज हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 1 मोल Mg3N2 का रिएक्शन करें पानी से तो हमें कितने मोल अमोनिया मिलेगा। तो हमें रिएक्शन बैलेंस करके देखनी होगी। तो ठीक है, बैलेंस करके देखते हैं। सबसे पहले हमने मैग्नीशियम को देखा बेटा, 3 मैग्नीशियम है, यहाँ तो 1 मैग्नीशियम है, इसका मतलब इसको आगे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीशियम तो बैलेंस हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ पर हमें 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें 1 ही नाइट्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करके देखना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं, किसी की भी बात कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। 3 × 2 करें बेटा 6, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन तो ये हो गए। 3 × 2 करें बेटा 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन ये हो गए। क्या यहाँ पर 6 हाइड्रोजन होने चाहिए? जी हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ पर 3 × 2 6 और 3 × 2 6, तो ये 3 × 2 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12 के लिए हमें यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल लगाने पड़ेंगे, तभी तो 6 हाइड्रोजन बैलेंस होगा। अब ऑक्सीजन हमें चेक करना है, तो यहाँ पर तो 6 ऑक्सीजन है, क्या यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन हो रहे हैं? तो आप देखिए बेटा 3 × 2 6, हाँ जी हाँ, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो रहे हैं। इसका मतलब अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो इस रिएक्शन बैलेंस करने के बाद हमने क्या देखा कि जब 1 मोल Mg3N2 रिएक्शन करा पानी के साथ में, तब उसने कितना मोल अमोनिया गैस रिलीज करा, 2 मोल अमोनिया गैस रिलीज करा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या जाना चाहिए बेटा, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, सेकंड ऑप्शन अपना आंसर इसका चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आया हमारे पास में, एन अल्कली मेटल X रिएक्ट विद नाइट्रोजन डायरेक्टली एंड फॉर्म अ कंपाउंड Y। एक अल्कली मेटल है X जो कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है और फॉर्म करेगा कंपाउंड Y।
तो यहीं से क्वेश्चन के अंदर एक बात तो तैयार होगी, क्योंकि अल्कली मेटल जो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा है जो कि नाइट्रोजन से रिएक्शन कर सकता है डायरेक्टली, वो कौन है? लिथियम। ठीक है, तो मतलब यहां पर बात हमें समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं लिथियम एक्स हो सकता है। विच ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स अ पंजेंट स्मेलिंग गैस जेड। अब एक पंजेंट स्मेलिंग गैस जेड हमें देगा। द मेटल्स एक्स वाई जेड विल बी रेस्पेक्टिवली, मेटल एक्स बताना है और वाई और जेड के बारे में कमेंट करके बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा आपको, हम पॉइंट यहां से पिक करेंगे कि अल्कली मेटल एक्स है जो कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्शन कर सकता है, वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ लिथियम है। इसका मतलब अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात देखें तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर होगा नहीं और थर्ड ऑप्शन भी अपना आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर वो सोडियम और सीजियम के बारे में बात कर रहा है जो कि नाइट्रोजन डायरेक्टली रिएक्शन कर ही नहीं सकते। बात है अब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर। चलिए चेक करके देखते हैं, रिएक्शन बना करके देखते हैं। बोलना चाह रहे हैं कि लिथियम का रिएक्शन नाइट्रोजन से करे, तो ठीक है रिएक्शन कर देते हैं। लिथियम का रिएक्शन करेंगे नाइट्रोजन के साथ में तो क्या बनेगा? थोड़ी देर पहले हमने सीखा है, यहां पर Li3n का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो था हमारे पास में लिथियम तो एक्स था, इसने क्या बनाया बेटा? कंपाउंड वाई, लिथियम नाइट्राइड बन गया बेटा हमारे पास में कंपाउंड वाई। ठीक है, इसके बाद में बोल रहे हैं कि इसका रिएक्शन करेंगे पानी के साथ, जिससे कि हमें पंजेंट स्मेलिंग गैस मिलेगी जेड। तो इसका रिएक्शन करते हैं पानी के साथ। तो जब Li3n का रिएक्शन हम करेंगे बेटा पानी के साथ, तब क्या होगा? तो थोड़ी देर पहले हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करने का रिएक्शन सीखा है। लिथियम पे +1, नाइट्रोजन पे -3, H पे +1, OH पे -1, प्लस माइनस कर देंगे। यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? लिथियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। बोलना ये चाह रहे हैं इफ गिव्स अ पंजेंट स्मेल गैस जेड। तो बेटा गैस तो यही है, ये होती है हमारे पास में जेड। इसका मतलब हमारे पास में एक्स कौन मिल गया? लिथियम। वाई कौन है? Li3n। और जेड कौन है हमारे पास में? अमोनिया। तो लिथियम, Li3n और अमोनिया, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन का अपना आंसर क्या चला जाएगा बेटा? सेकंड ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। देखिए बेटा अमोनिया के बारे में बात कही गई, अमोनिया का पंजेंट स्मेल होता है। वैसे आगे पी ब्लॉक चैप्टर में आप ये बात सीखेंगे कि अमोनिया का स्मेल क्या होता है बेटा? पंजेंट होता है। वहां पर आप अलग अलग गैसेस के बारे में सीखेंगे कि किसका स्मेल क्या होता है। कुछ गैसेस रॉटन फिश लाइक होती हैं, कुछ रॉटन एग लाइक होती हैं, कुछ अलग अलग सफोकेटिंग स्मेल वाली होती है। बहुत सारी गैसेस के बारे में आप सीखेंगे, एक एक करके आपके सामने नाम आते जाएंगे। तो आप बेटा नाम के हिसाब से अभी से लर्न करना शुरू करें तो आपको काफी हेल्प होगा। जैसे कि अमोनिया जो होता है इसका पंजेंट स्मेल होता है बेटा, पंजेंट स्मेलिंग गैस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा कि जो वॉशरूम्स होते हैं वहां से आपको जो स्मेल आता है, तो वो जो स्मेल होता है बेटा वो स्मेल अमोनिया का होता है। तो वैसा जो स्मेल होता है उस स्मेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? पंजेंट स्मेल बोलते हैं। पंजेंट स्मेल किसका होता है बेटा? अमोनिया गैस का होता है। तो इस तरह से अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम उसको आसानी से सॉल्व करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में आया बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बात है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए समझेंगे इसके अंदर क्या क्या तरीके किस तरीके से रिएक्शन हो सकती है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन की अगर बात करें, पहले हम यहां पर फर्स्ट है की बात करेंगे, फिर हम यहां पर सेकंड है की बात करेंगे। फर्स्ट है के एलिमेंट की अगर बात करें तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तब बनाएगा यहां पर M2O। जब आगे और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तब बनाएगा M2O2 और आगे और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा बेटा? MO2। पहले सबसे पहले आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन जो होता है वो नॉर्मली एक आयन बनाता है, ऑक्साइड आयन, जिसके बारे में आपने सुना है। पर मैंने बेटा आपको जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई थी तब हमने आपको कुछ नाम और भी बताए थे, आपको याद होगा तो परऑक्साइड आयन और सुपर ऑक्साइड आयन बताया था बेटा। मैंने आपको परऑक्साइड आयन के बारे में बताया था और आपको सुपर ऑक्साइड आयन के बारे में बताया था। अब उन्हीं सब बातों को आपस में डिस्कस करने का यहाँ पर टाइम आ गया है, क्योंकि ये जो आगे के ऑक्साइड बन रहे हैं इनका नाम परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड होता है। किस तरह से होता है, क्या होता है? देखिए बेटा नॉर्मली अगर ऑक्सीजन की अगर बात करें, अगर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो हम इस आयन को क्या बोलते हैं बेटा? इस आयन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ऑक्साइड आयन। अगर एक O पर 2 नेगेटिव चार्ज है इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। इसके अलावा अगर 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो इस वाले को बोला जाता है बेटा पर ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पर ऑक्साइड आयन इसको कहा जाता है। और अगर 2 ऑक्सीजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या कहा जाता है बेटा? सुपर ऑक्साइड आयन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो आप ये बात देखिए बेटा कि 3 तरह के आयन्स बनाएगा ऑक्सीजन। एक होगा ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है, या फिर ऑक्साइड बोल सकते हैं। O के ऊपर -2 जो होगा वो बनाएगा। फिर परऑक्साइड O2 के ऊपर -2 जो होगा वो बनाएगा। और O2 पर 1 माइनस होगा तब बनेगा बेटा सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड में अगर आप और ऑक्सीजन जोड़ेंगे तब जाके बनेगा परऑक्साइड, और परऑक्साइड में आप और ऑक्सीजन जोड़ेंगे तब जाके बनता है सुपर ऑक्साइड। इस तरीके से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर लगातार पहले ऑक्साइड से फिर सुपर परऑक्साइड बनेगा और परऑक्साइड के बाद में क्या बन सकता है? सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है। अब आते हैं हम यहां पर एलिमेंट के ऊपर कि किस तरह से रिएक्शन हो रही है। देखिए बेटा शुरुआत मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले समझाया था कि दुनिया के अधिकतर मेटल्स जो होते हैं
वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन तो करते ही करते हैं। तो जितने भी हमारे पास में एस ब्लॉक के मेटल होंगे वो सब के सब नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन तो हमेशा करेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब अगर मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और अगर आपने उसमें और एक्सेस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, तो और एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करने पर उसका क्या बन सकता है, वहां पर ऑक्साइड से पर ऑक्साइड बन सकता है। ऑक्साइड से क्या बनेगा बेटा, पर ऑक्साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बना हमारे पास में M2O2। तो M2O2 में अगर आप ब्रेकिंग करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा बेटा, ये M के ऊपर तो चार्ज +1 आएगा क्योंकि ये तो फर्स्ट डे का है, तो इसका मतलब O2 के ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए, -2 चार्ज आना चाहिए। तो यहां से हमें बात पता पड़ेगी कि ये क्या होगा, ये परऑक्साइड होगा। और अगर हम इसमें और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा, ये और ऑक्सीजन को गेन करेगा, तब बना लेगा हमारे पास में MO2 मतलब कि सुपर ऑक्साइड। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में M के ऊपर +1 और O2 के ऊपर -1। इस तरीके से हमारे पास में ये नॉर्मल ऑक्साइड, ये परऑक्साइड और ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है। ये रिएक्शन होगी बेटा किसके, हमारे पास में फर्स्ट ए वालों की। अभी हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट क्या क्या रिएक्शन शो करेंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन होगी। सेकंड डे वालों की अगर बात करी जाए तो सेकंड डे के अंदर मेटल जो है उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा, तो पहले तो नॉर्मल वही बनेगा हमारे पास में ऑक्साइड। ये बन गया हमारे पास में ऑक्साइड MO टाइप का। MO टाइप का क्यों बनेगा बेटा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मेटल होगा इस पर +2 चार्ज आएगा। अगर आप इसका रिएक्शन करेंगे तो कैसे रिएक्शन होगा बेटा, ये M के ऊपर चार्ज +2 आएगा, O के ऊपर चार्ज -2 आएगा, क्रिस क्रॉस से 2 हट जाएगा, MO बन जाएगा। अगर आप इसका फर्दर ऑक्सीजन से और रिएक्शन करते हैं, मतलब थोड़ा और एक्सेस में ऑक्सीजन रखते हैं, तो क्या होगा, तब बनेगा हमारे पास में MO2। इसको बोलेंगे बेटा क्या, परऑक्साइड। क्या बनाएगा हमारे पास में, परऑक्साइड बनाएगा। कैसे बनेगा परऑक्साइड, आप देख सकते हैं इस मेटल के ऊपर चार्ज आएगा बेटा +2 और परऑक्साइड पे क्या आ जाता है बेटा, O2 पे -2। इस -2 से -2 से +2 क्रिस क्रॉस के थ्रू खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बचेगा, MO2। तो बेटा हमने क्या लिख दिया, MO2 लिख दिया। अब बात यहां पर यह है कि अगर हम फर्स्ट डे और सेकंड डे की बात करें बेटा, तो सेकंड डे के अंदर फर्दर आगे रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं होती। सेकंड डे के अंदर फर्दर आगे रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं होती। क्यों नहीं होती और कौन किस तरीके से बनाएगा, एक एक करके भी डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा पॉइंट यहां पर यह है, मेनली लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म परऑक्साइड एंड अदर अल्कली मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यही बात एनसीईआरटी के अंदर भी दी हुई है। समझे आप बात को बेटा क्या है, यहां पर मेन जो कंपाउंड बनेंगे उनके बारे में बात करी गई है। मतलब मेनली लिथियम जो होगा वो क्या बनाएगा बेटा, मोनो ऑक्साइड यानी कि नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। मोनो का मतलब सिंपल, तो नॉर्मल ऑक्साइड बोले या मोनो ऑक्साइड बोले, बात एक ही है, नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। लिथियम के बाद सोडियम जो होगा वो परऑक्साइड भी बनाएगा। इसका मतलब सोडियम ऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में परऑक्साइड भी बना सकता है। ऑक्साइड तो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, ऑक्साइड सबके बनेंगे, ऑक्साइड तो बनेंगे। इसके अलावा मेनली वो परऑक्साइड भी बनाएगा और उसके बाद के जो आगे के एलिमेंट्स है वो क्या बनाएंगे बेटा, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात देखिए बेटा हमारे पास में क्या है, ऑल सेकेंडरी मेटल्स फॉर्म मोनोऑक्साइड बट कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ऑल्सो फॉर्म परऑक्साइड। इसका मतलब कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ऑक्साइड भी बनाएंगे और परऑक्साइड भी बनाएंगे। अब हम यहां इस बात को देखते हैं कि यह हो कैसे रहा है, किस तरीके से रिएक्शन होती है और कौन किस तरह से बना रहा है और क्यों सेकेंड डे के एलिमेंट सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। देखिए बेटा बात समझे आप ऐसे इस तरीके से, या अगर आपको बेटा साइज का ऑर्डर पता होगा, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस करी थी साइज के बारे में आपको पता होगा, हमने आपको बताया था बेटा एलिमेंट ऐसे थे, लिथियम था, फिर इधर बेरिलियम था, फिर सोडियम था, फिर इसके नीचे मैग्नीशियम था, फिर इसके नीचे पोटेशियम था, रुबिडियम था, सीजियम था, कैल्शियम था, स्ट्रोंशियम था, बेरियम था। ये थे ना बेटा, आपको ध्यान होगा हमने क्या बताया, सबसे स्मॉलेस्ट बेरिलियम, उससे बड़ा लिथियम, उससे फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम और लास्ट में कौन आ गया बेटा, सीजियम आ गया। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा बेटा, ठीक है। अब बात देखें बेटा, जब कभी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करेगा बेटा, उसका जो आउटर मोस्ट सरफेस होगा वो रिएक्शन करेगा। आउटर मोस्ट सरफेस पे रिएक्शन क्या बनेगा बेटा, ऑक्साइड बनेगा। अब अगर उस मेटल का सरफेस एरिया बड़ा है, मतलब अगर मेटल बड़े साइज का है, तो मेटल बड़े साइज का होने की वजह से वो अपनी सरफेस पर ज्यादा ऑक्सीजन एक्यूमुलेट कर सकता है, ज्यादा ऑक्सीजन को रखने की टेंडेंसी रख सकता है, उससे रिएक्शन कर सकता है। तो जब मेटल का नॉर्मल साइज होगा तब ऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा, पर अगर मेटल का साइज बड़ा हो गया तब वो एक्सेस ऑक्सीजन के साथ में और ऑक्सीजन को अपनी सरफेस पे ऑक्यूपाई कर सकता है। तब क्या बनेगा बेटा, परऑक्साइड यहां पर बन जाएगा। तो परऑक्साइड किसका बना बेटा, यहां पर किसका बना, सोडियम का बना। सोडियम का बना क्यों, क्योंकि सोडियम का साइज क्या हो गया बेटा, लिथियम से बड़ा हो गया। उसके बाद अगर हम फर्दर आगे और एलिमेंट की बात करें तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन तीन एलिमेंट की अगर बात करें तो ये बात आपको पता है बेटा कि इन तीनों के बारे में साइज मैंने बताया था आपको कि काफी बड़ा साइज होता है, बहुत बड़े बड़े साइज के एलिमेंट होते हैं। आपको पता है कि पोटेशियम तो बेरियम से भी बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा बड़ा साइज होने की वजह से क्या होगा, अब इसका साइज और बड़ा है, तो अगर इस पर अब और ऑक्सीजन आएगा तो वो क्या कर सकता है, उससे और कॉम्बिनेशन कर सकता है, और कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या करेगा, और ऑक्सीजन को जोड़ सकता है, तब वहां क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो जिन एलिमेंट का साइज छोटा होगा वो तो नॉर्मल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे,
जैसे ही साइज बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसका परऑक्साइड बन सकता है, और अगर और साइज बड़ा होगा तो और ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर वो वहां पर सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इसलिए यहां पर ये बात कही गई है कि लिथियम की बात करें तो बेटा लिथियम मेनली क्या है, मोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सोडियम की बात करें, सोडियम ऑक्साइड तो बनाएगा ही सही, क्योंकि सभी ऑक्साइड तो बना रहे हैं, पर उसका साइज थोड़ा बड़ा होने की वजह से वो परऑक्साइड बना सकता है। और बाकी के जो एलिमेंट है हमारे पास में, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीन एलिमेंट का सेट बेटा मैंने आपको अलग से करके बताया था। ये तीन एलिमेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा है। बहुत बड़ा साइज होने की वजह से काफी ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन को अपने सरफेस पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड डे में। तो बेटा सेकंड डे में क्या है, बेरिलियम की बात करें बेटा, बेरिलियम तो क्या बनाएगा हमारे पास में, मोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्या आएगी बेटा यहाँ पर, बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऑल्सो फॉर्म परऑक्साइड। तो बेटा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में क्या है, तो आप देखिए बेटा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का साइज बड़ा होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम से। तो ये जो बेरिलियम मैग्नीशियम का सेट है, देखो दोबारा से अलग हो गया नहीं, मैंने बताया था आपको कि हमारे पास में दो सेट हम इस तरह से बनाएंगे। तो क्यों बनाए थे आपको बात समझ में आ रही होगी। बेरिलियम मैग्नीशियम सेम जैसे रिएक्शन शो करेंगे। बेरिलियम मैग्नीशियम की बात करें तो ये क्या बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा नहीं है कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, जिससे और ऑक्सीजन को अपने सरफेस पर एक्यूमुलेट होने दे। इसकी वजह से बेरिलियम मैग्नीशियम छोटे साइज के एलिमेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। हाँ, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की अगर बात करें तो इनका साइज डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा, तो ये अब पर ऑक्साइड बना सकते हैं, जस्ट लाइक सोडियम। अब आप बोलेंगे सर सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं बनाएंगे, तो आप जानते बेटा कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का साइज काफी बड़ा होता है, पोटेशियम बेरियम से भी बड़ा होता है। इस वजह से सिर्फ पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ही बड़े साइज होने की वजह से सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बाकी के जो होंगे ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन ही इनको करना पड़ेगा। तो मेनली अगर हम यहां पर बात करें बेटा तो किस तरह से बात बताएंगे, आप ये देख सकते हैं। अगर नॉर्मल ऑक्साइड की बात करी जाए तो ये चार एलिमेंट जो हमने पहले बताए, कौन कौन से तीन एलिमेंट जो बताए, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये तीन एलिमेंट जो हैं, ये तीन एलिमेंट जो होंगे बेटा ये क्या बनाएंगे हमारे पास में, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। देखें बेटा इसको नेक्स्ट स्लाइड बता रहा हूं मैं आपको, देखें क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास में बेटा। लिथियम है, इधर बेरिलियम लिखा हुआ है। लिथियम के नीचे कौन है बेटा हमारे पास में, सोडियम। सोडियम के नीचे कौन है बेटा, पोटेशियम। ये कौन है बेटा हमारे पास में, रुबिडियम। ये कौन है, सीजियम। बेरिलियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये सब एलिमेंट है ना बेटा। अब आप देखो बेटा इसके अंदर से लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये तो मेनली क्या बनाएंगे बेटा, मेन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, मेनली क्या बनाएंगे बेटा, ये हमारे पास में ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद में सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये क्या बनाएंगे बेटा, ये बनाएंगे हमारे पास में परऑक्साइड। ये क्या बनाएंगे बेटा हमारे पास में, परऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का जो सेट है, ये बड़ा बड़ा एलिमेंट होने की वजह से ये क्या बना सकते हैं हमारे पास में, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या बना सकते हैं बेटा, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास में ये हमें पता पड़ गया कौन कौन से एलिमेंट मेन प्रोडक्ट क्या देंगे बेटा। मेन प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, तो इस तरह से बता सकते हैं यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम परऑक्साइड बना सकते हैं, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। जैसे जैसे हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रोग्रेशन होगा ऑक्साइड से परऑक्साइड और फाइनली सुपर ऑक्साइड की तरफ। अब इसके अंदर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके आधार पर, जिसके बेस पर आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो क्या है बेटा, देखें। सुपर ऑक्साइड के बारे में अगर बात करी जाए तो सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, अगर आप बेटा यहां पर देखेंगे, सुपर ऑक्साइड जो होते हैं इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सुपर ऑक्साइड जो होते हैं इन एलिमेंट के, ये क्या होते हैं हमारे पास में, ये हमें येलो या फिर आपको ये ऑरेंज कलर में दिखाई दे सकते हैं। मतलब इनके कलर हो जाते हैं बेटा, कलरफुल कंपाउंड बना लेते हैं, ये ऑरेंज कलर कंपाउंड बना लेते हैं। जबकि अगर हम यहां पर परऑक्साइड की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, परऑक्साइड जो होते हैं बेटा वो यहां पर कलरलेस बताए जाते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं। तो नॉर्मल परऑक्साइड हो गए या ऑक्साइड हो गए, ये कैसे होते हैं बेटा, कलरलेस नेचर के होते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है, तो बेटा इसका रीजन कैसे दिया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। किसका क्या रीजन देंगे इसका, हम एमओटी। देखें कैसे, सुपर ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है बेटा, O2 के ऊपर माइनस, मालूम है आपको। परऑक्साइड क्या है हमारे पास में, O2 के ऊपर -2, ठीक है। अब आप एमओटी याद करें बेटा, O2 के ऊपर माइनस की यदि बात करें तो O2 माइनस का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 17 इलेक्ट्रॉन। याद करो बेटा हमने क्या सीखा था कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में होता है तो वो स्पीशी कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और पैरामैग्नेटिक स्पीशी होगा तो कलर्ड स्पीशी होगा। इस वजह से सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, कलर्ड नेचर के होते हैं। नॉर्मली अगर परऑक्साइड की बात करी जाए तो वो कलर्ड नेचर के शो नहीं करते, नॉर्मली परऑक्साइड कलर नेचर शो नहीं करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, आप देखिए बेटा O2-2 जो है, इसमें अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन को होने का मतलब क्या हो गया, ये तो डायमैग्नेटिक स्पीशी है, और अगर डायमैग्नेटिक स्पीशी होगा इसका मतलब ये कैसा होगा, कलरलेस स्पीशी होगा।
सिमिलरली ऑक्साइड के बारे में बात करें बेटा तो वो तो हमारे पास में नॉर्मल आयन है, सभी इलेक्ट्रॉन वहां पर पेयर्ड होंगे, तो वो भी कैसा होगा, नॉर्मली हमारे पास में कलरलेस स्पीशीज का होता है। तो सुपर ऑक्साइड बेटा कलर्ड नेचर के होते हैं, येलो ऑरेंज कलर इसमें आपको देखा जाता है, क्यों, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एमओटी। तो बेटा एमओटी के बेस पर यहां पर एक्सप्लेन करा जा सकता है। अब हम यहां पर अगर बात करें, हमने तीनों तरीके के ऑक्साइड यहां पर पढ़े, इन तीनों तरीके के ऑक्साइड में यदि कोई एलिमेंट तीनों तरीके के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तब वहां पर किस तरीके से स्टेबिलिटी को समझाया जाएगा। तो बेटा वहां पर स्टेबिलिटी जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि नॉर्मल ऑक्साइड, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो नॉर्मल ऑक्साइड होता है हमारे पास में, ये सबसे स्टेबल होता है। इससे कम स्टेबिलिटी होती है हमारे पास में परऑक्साइड वालों की, और सबसे कम स्टेबिलिटी बताई जाती है यहां पर सुपर ऑक्साइड वालों की। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो बेटा इसके पीछे रीजन है लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी कैसे रीजन है, चलो मान लीजिए हम बात करें यहां पर एक एलिमेंट आया पोटेशियम। अब पोटेशियम तीनों का फॉर्मेशन कर सकता है, तो बेटा पोटेशियम यहां पर बनाएगा हमारे पास में ऑक्साइड, पोटेशियम बनाएगा परऑक्साइड, पोटेशियम बनाएगा सुपर ऑक्साइड। तो बेटा पोटेशियम के अंदर पोटेशियम प्लस के फॉर्म में तो K प्लस K प्लस K प्लस सब में सेम होगा, अंतर किसके बेस पर आएगा, ऑक्सीजन के बेस पर आएगा। अब आप बात देखें बेटा, पहले वाले ऑक्सीजन की अगर बात करें तो पर ऑक्सीजन -2 चार्ज है, और हमें बात पता है कि लैटिस एनर्जी जो है वो चार्ज पर डिपेंडेंट होती है, मानते हैं आप इस बात को। अब अगर सब में K प्लस K प्लस K प्लस सेम है तो हमें ऑक्सीजन के चार्ज को देखना पड़ेगा। अब किस तरह देखें बेटा, यहां पर देखें आपने, यहां देखा बेटा आपने पर ऑक्सीजन कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, तो पर ऑक्सीजन -2 चार्ज मिल गया हमको, तो हम यहां पर चार्ज बता रहे हैं, यहां पर लिखा हमने ऐसा -2, ये हम बता रहे हैं पर ऑक्सीजन चार्ज। यहां पर बेटा 2 ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के खाते में कितना आएगा बेटा, एक ऑक्सीजन के हिस्से में कितना आएगा, -1, तो यहां पर लिख सकते हैं बेटा हम -1 चार्ज आएगा। और यहां पर बेटा 2 ऑक्सीजन में -1 चार्ज है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन के खाते में कितना आएगा, -1/2 चार्ज आएगा, आएगा ना बेटा, भाई 2 ऑक्सीजन -1 चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज आएगा। तो आप ये बात देख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये सभी के सभी कंपाउंड जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे। हमें पता है बात कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम इनके तो सभी कंपाउंड आयनिक होते हैं, तो पोटेशियम का हर कंपाउंड आयनिक होगा। और आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग लैटिस एनर्जी का सहारा लेते हैं। तो लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंडेंट है, चार्ज पर, और चार्ज में K प्लस K प्लस K प्लस सब में सेम हो गया। इसका मतलब जब ऑक्सीजन का चार्ज घटेगा तो डेफिनेटली लैटिस एनर्जी भी घटेगी। तो आप देख सकते हैं बेटा कि पर ऑक्सीजन एटम यहां पर लगातार चार्ज डिक्रीज कर रहा है, -2 से -1 हुआ, -1 से -1/2 हुआ, इसका मतलब चार्ज घटेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी, और लैटिस एनर्जी घटने की वजह से स्टेबिलिटी भी घटेगी। तो बेटा इसका रीजन बताया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी के बेस पर हम ऐसे कंपेयर करके बता सकते हैं कि क्या ऑर्डर होगा हमारे पास में स्टेबिलिटी का ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स में। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हमारे पास रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर। ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे बेटा वाटर के साथ, जहां पर M को हम एक मेटल के तौर पर लेंगे। क्या है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखें मेटल का नॉर्मल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ में क्या होगा, तो क्या बनेगा बेटा, यहां पर मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है बेटा, जो रिएक्शन हम पहले देखकर क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम का ऑक्साइड मान लीजिए हमने Na2O का ले, Na2O का रिएक्शन पानी में करते हैं। तो बेटा मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी और अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि मेटल के ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनकर के तैयार हो जाता है। तो बेटा यहां पर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास में NaOH बन जाएगा। जैसे भी हमने बेटा Na लिया, आप चाहे तो मैग्नीशियम लें, कैल्शियम लें, स्ट्रोंशियम लें, कोई भी एलिमेंट ले लें, इस तरह से यहां पर हाइड्रोक्साइड बनकर के तैयार हो जाएगा। ये तो बात हुई बेटा किसकी, ऑक्साइड की, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, परऑक्साइड, क्योंकि हमने 3 तरीके के पढ़ लिए, परऑक्साइड बात करेंगे। अब बेटा परऑक्साइड की बात करें, ये बेटा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेटल के परऑक्साइड का अगर आप कभी वाटर से रिएक्शन करते हैं तो आपको मेटल का हाइड्रोक्साइड और साथ में H2O2 प्रोवाइड करता हुआ दिखता है। इनफैक्ट ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है बेटा, इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए दुनिया में कभी भी किसी के मेटल के परऑक्साइड का रिएक्शन आप वाटर से करेंगे, अगर आप मेटल के परऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब उसका वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो आपको हमेशा H2O2 मिलेगा। इनफैक्ट अगर नॉन मेटल के भी आ जाते हैं तो आगे चल के बेटा P ब्लॉक के अंदर कुछ बातें और भी सीखेंगे, तब भी ऐसा होता है। तो मेटल नॉन मेटल के परऑक्साइड का रिएक्शन अगर आप वाटर से करेंगे तब क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के फॉर्मेशन में, इसके प्रिपरेशन में इस रिएक्शन को बता सकते हैं कि दुनिया में किसी भी परऑक्साइड का रिएक्शन अगर आप वाटर से करते हैं, मेटल परऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करते हैं, तब आपको वहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता हुआ दिखेगा। अब रिएक्शन कैसे होगा बेटा, हमको समझाता हूं। देखें मेटल के परऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं, कैसे होगा रिएक्शन देखिएगा। मेटल परऑक्साइड मान लीजिए कि मैंने आपसे ऐसा बोला, हमारे पास में कंपाउंड आया M2O2, ठीक है, M2O2 कंपाउंड, जैसे कि फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, कैसे होगा रिएक्शन देखते हैं। तो बेटा M2O2 का रिएक्शन वाटर से करा हमने, तो क्या होगा यहां पर बेटा, क्या चार्ज आएगा, M के ऊपर चार्ज +1 आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट का माना है हमने। O2 के ऊपर चार्ज आएगा -2। अब H2 को तोड़ेंगे तो H के ऊपर प्लस चार्ज रखेंगे और O के ऊपर OH पे माइनस चार्ज रखेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, ये OH नेगेटिव तो इस M+ पे भेजा जाएगा, ये O2- इस H+ के पास जाएगा।
अब जब ये M प्लस OH माइनस से कंबाइन होगा तब तो क्या बना लेगा ये हमारे पास में MOH बन करके हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये जब H प्लस O2 माइनस 2 से कंबाइन करेगा तो क्या होगा, तो अगर हम H प्लस को ऐसे लिखें और O2 माइनस 2 को ऐसे लिखें तो क्रिस क्रॉस रूल लगाएंगे बेटा, क्रिस क्रॉस रूल लगाएंगे तो 2 नेगेटिव यहाँ 2 यहाँ आएगा, ये बन जहां जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास में H2O2। इस तरीके से हमारे पास जो कंपाउंड बना उसको हमने क्या लिखा, प्लस ऑफ H2O2। ऐसे H2O2 का फॉर्मेशन बताया जाता है। तो ऐसे बेटा H2O2 का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें बेटा, सिमिलरली मेटल के सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करते हैं। तो जब सुपर ऑक्साइड रिएक्शन वाटर से करेंगे तो क्या होगा, तो जैसा भी हमने देखा बेटा, पहले हाइड्रोक्साइड बनता है फिर H2O2 बनता है, तो हाइड्रोक्साइड भी बनेगा H2O2 भी बनेगा। और सिंस सुपर ऑक्साइड के अंदर आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा होती है, ऑक्साइड ज्यादा ऑक्सीजन किसमें होती है, परऑक्साइड में, और परऑक्साइड ज्यादा ऑक्सीजन किसमें होती है बेटा, सुपर ऑक्साइड में। तो यहां पर थोड़ी सी ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाएगी O2 के फॉर्म में। तो नॉर्मल ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, परऑक्साइड करेंगे तो H2O2 का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। और सुपर ऑक्साइड से करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, परऑक्साइड भी बनेगा। और सिंस ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सुपर ऑक्साइड में है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहां पर O2 गैस भी रिलीज कराया था। तो बेटा इस तरीके से अलग अलग तरीके के ऑक्साइड का रिएक्शन विद वाटर समझाया जा सकता है किस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई हमारे पास में, बेरियम परऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ। ये रिएक्शन बेटा आप हाइड्रोजन चैप्टर जब आप सीखेंगे, हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर वापस से रिएक्शन देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ H2O2 के अंदर। बेरियम परऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करेंगे तो क्या होगा। अब आप बेटा तोड़ने की कोशिश करें कंपाउंड कैसे होगा, तो बेटा बेरियम क्या है, सेकंड डे का है, सेकंड डे का है, इसका मतलब बेरियम के ऊपर चार्ज हम +2 बताएंगे और O2 के ऊपर चार्ज -2 बताना पड़ेगा, क्योंकि बेरियम पे +2 है तो O2 पे -2 होगा, तभी तो बैलेंस होगा। H2O की बात करें तो ये क्या होगा बेटा हमारे पास H प्लस और ये OH माइनस। बस अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव को यहाँ पॉजिटिव पे भेजेंगे और इसका नेगेटिव ये पॉजिटिव पे जाएगा। तो जब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, और 2 H और 1 O मिलकर के सेम टू सेम तरीके से ये H2O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेरियम परऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, बेरियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनकर के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास में क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस काफी है डे टू डे लाइफ में। देखिए बेटा, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो चीज हमारी डे टू डे लाइफ में काम आती है, अधिकतर बार उसके बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे हुए देखे जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है बेटा, देखें क्वेश्चन क्या है, पहली बात समझें। KO2 कंपाउंड क्या है बेटा, पहले तो इस बात को समझें। KO2 कंपाउंड क्या होगा, KO2 में आप देखिए बेटा, K के ऊपर चार्ज क्या होगा, +1 होगा ना बेटा, K के ऊपर चार्ज +1, O2 के ऊपर चार्ज क्या होगा, -1, तभी तो बैलेंस होगा। O2 -1 का मतलब क्या है बेटा, सुपर ऑक्साइड, इसका मतलब ये है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑफ स्पेस एयरक्राफ्ट एज इट। इसका पीछे रीजन क्या है कि क्यों इसका यूज करते हैं हम ऑक्सीजन सिलेंडर में। इट एब्जॉर्ब्स O2, या फिर इट एलिमिनेट मॉइस्चर, या फिर इट एब्जॉर्ब CO2 एंड इंक्रीज O2 कंटेंट, या फिर इट फॉर्म्स ओजोन। देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है स्पेस एयरक्राफ्ट की अगर बात करी जाए। देखें, मान लीजिए अगर हम कभी ऐसे स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो बेटा स्पेस में ट्रेवल करने पर पता है आपको, वहां ऑक्सीजन तो होती नहीं है, एयर तो होती नहीं, तो हमें वहां पर क्या है बेटा, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मानते हैं इस बात को। सिमिलरली मान लीजिए आप किसी सबमरीन के थ्रू जा रहे हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं, तब भी वहां पर तो ऑक्सीजन आप ले नहीं सकते, इनहेल कर नहीं सकते नॉर्मल तरीके से, क्योंकि हमारे पास गिल्स तो होते नहीं हैं, इसलिए वहां पर भी आपको सिलेंडर की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात यहां पर यह है कि अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो क्यों ना उसके अंदर ऑक्सीजन भरकर ले जाए, तो ऐसा काम भी कर सकते हैं। पर बेटा आपको ये बात पता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करने के साथ साथ आप क्या करेंगे बेटा, CO2 का एक्सहेल भी करेंगे। अब जो CO2 आप एक्सहेल करेंगे वो भी एक गैस है, तो अगर वो गैस है तो उस गैस को भी कहीं ना कहीं पर ठिकाने लगाना जरूरी होगा। उस CO2 गैस को कहीं ना कहीं पर आपको डिस्पोज करना ही पड़ेगा। अब CO2 भी गैस है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक सिलेंडर चाहिए होगा। इसका मतलब क्या आप एक साथ 2-2 सिलेंडर लेकर के जाएंगे? नहीं, आप एक साथ 2-2 सिलेंडर लेके नहीं जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम एक जुगाड़ तरीके से करते हैं। जुगाड़ तरीका क्या होता है बेटा, एक कंपाउंड हम यूज करते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 का काम करता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब भी करता है और O2 का कंटेंट इंक्रीज भी कर देता है। मतलब इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करी जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है बेटा थर्ड ऑप्शन। KO2 का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि CO2 जो हम बना रहे हैं उसको एब्जॉर्ब भी करता है और O2 कंटेंट जो बना उसको रिलीज भी करता है। तो इस तरीके से हमारे ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम आता है। रिएक्शन क्या होती है बेटा, देखें अगर हम KO2 का रिएक्शन वाटर से करेंगे तो जस्ट अभी हमने सीखा कि दुनिया के सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन पानी से करने पर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड H2O2 और साथ में O2 गैस मिल जाता है। मिल गया बेटा हमें O2 गैस, ये O2 हमें चाहिए, यही तो O2 हमें इनहेल करना, ये O2 हमें चाहिए। अब साथ साथ क्या हुआ, जो CO2 गैस हमने प्रोड्यूस करी, जो हमारा वेस्ट, इसको हमें डिस्पोज करना है, उसको गैस के फॉर्म में ना बना करके हम एक पाउडर फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तब आप देखिए बेटा क्या होगा, ये जो KOH हमारे पास बना ना, ये KOH क्या बेटा, मेटल का हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा।
और जो CO2 हम लोग एक्सेल कर रहे हैं वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, एसिडिक नेचर का होगा। बेस और एसिड जैसे ही मिलेंगे सॉल्ट प्लस वाटर तैयार हो जाएगा। तो बेस और एसिड जैसे ही मिले, आपने सीखा हुआ बेटा एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, तो ये बेस और ये एसिड से सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, तो K2CO3 बन गया और साथ में क्या बन गया बेटा, वाटर बन गया। तो जिस तरह से जो हमने CO2 रिलीज करी, अब वो K2CO3 एक आयनिक सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इतना सारा CO2 बना है तो वो जरा से पाउडर K2CO3 में कन्वर्ट होकर के उस सिलेंडर में नीचे पड़ा रहेगा। इससे क्या होगा, इससे हमारे दोनों पर्पस सॉल्व हो गए। हमको O2 चाहिए थी, हमें O2 भी मिल गई, और हमें CO2 को डिस्पोज करना था तो CO2 डिस्पोज भी हो गया। तो बेटा सिमिलरली हम कुछ पेरोक्साइड्स का भी यूज कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जगह तो बेटा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास में, थर्ड ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट जगह बेटा हमारे पास में रिएक्शन विद हेलोजेंस। हेलोजेंस की अगर बात करें बेटा, तो हेलोजन के बारे में आप जानते हैं, हेलोजन क्या करते हैं, हैलाइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर अल्कली मेटल की बात करी जाए तो अल्कली मेटल क्या होते हैं, मैंने बताया था बेटा आपको, अल्कली मेटल हमें कहां मिलते हैं, सी वाटर में मिलते हैं। किसके फॉर्म में, सॉल्ट के फॉर्म में। अल्कली मेटल का एफिनिटी हेलोजेंस के लिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अल्कली मेटल का आईपी बहुत कम होता है और हेलोजन का ये बहुत हाई होता है, तो ये आपस में रिएक्शन करना पसंद करते हैं। सिमिलरली अल्कलाइन वाले भी अल्कली के बाद नेक्स्ट नंबर पर उनका ही आता है रिएक्शन करने के मामले में, तो ये बहुत आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। अब किस तरह से रिएक्शन होती है, क्या होती है, इसको देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, हैलाइड आयन का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब कि X माइनस। नॉर्मली क्या होता है बेटा, हेलोजेंस जो होते हैं इनको हम X नाम से डिनोट करते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो आपको वहां पर हेलोजेंस को X नाम डिनोट करता हुआ दिखेगा। तो हेलोजेंस क्या करेंगे बेटा, हैलाइड आयन X माइनस का फॉर्मेशन करेंगे। ये X माइनस क्या क्या होगा बेटा, फ्लोरीन के ऊपर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट डे की बात करें तो बेटा फर्स्ट डे का रिएक्शन कैसे होगा हेलोजन के साथ में, तो बेटा प्लस माइनस का रिएक्शन कर देंगे। हमें पता है कि M में है फर्स्ट डे का है तो +1 चार्ज है, इस पर -1 चार्ज है, तो अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो कैसे होगा, ये हमारे पास में M प्लस X माइनस प्लस माइनस MX बन गया। सेकंड डे वालों की बात करें तो सेकंड डे में M के ऊपर क्या चार्ज आएगा, +2, X पर चार्ज -1 आएगा। इस पे क्रिस क्रॉस से देखेंगे ये आए हैं तो MX2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में फॉर्मेशन होगा। लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ में NaF बनाएगा, कैल्शियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ में CaCl2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है बेटा, अब आप एक बात देखिए बेटा, यहां पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो होती है वो कोवलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वैसे हाइड्रोलाइसिस के बारे में हम आगे चल के पी ब्लॉक चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो मेनली कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए कहा जाता है। अब कोवलेंट कंपाउंड में हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है बेटा, उसके बारे में हम आगे चल के सीखेंगे, इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। अभी आप ये बात सुने कि हाइड्रोलाइसिस टेंडेंसी जो होती है वो कोवलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हमें ये बात पता है कि जरूरी नहीं कि हर मेटल नॉन मेटल कंपाउंड आयनिक कंपाउंड हो, ये बात हम सीख करके आ चुके हैं, हमने पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट डीप में सीखा था। मतलब बात यहां पर यह कि अगर कोई कंपाउंड हमारे पास में मेटल नॉन मेटल का दिया हो और अगर हमें वहां से आयनिक कैरेक्टर या फिर कोवलेंट कैरेक्टर कंपेयर करने के लिए बात कही जाए तो डेफिनेटली वहां पर हम पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट के बेस पर हम क्या बात बोल सकते हैं बेटा, तो बात यहां पर यह है कि जहां पर पोलराइजेशन हाई होगा वहां पर कोवलेंट कैरेक्टर हाई बताए जाएंगे, और जहां पर कोवलेंट कैरेक्टर हाई बताए जाएंगे वहां पर हाइड्रोलाइसिस का टेंडेंसी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लाइक फॉर एग्जांपल BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, इसमें ये सब क्या है बेटा, क्लोराइड से किसके बेटा, सेकंड डे के। तो सेकंड डे के क्लोराइड्स में टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार हाइड्रोलाइसिस का टेंडेंसी घटता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होने के पीछे रीजन क्या है बेटा, मैंने क्या बताया बेटा आपको कि हाइड्रोलाइसिस का टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोवलेंट कैरेक्टर के, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन के। अब आप ये बात देखो बेटा, पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करता था, पुरानी बातें याद करें बेटा, पोलराइजेशन डिपेंड करता था चार्ज पर, चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा। अगर चार्ज सेम हो गया तो साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली और साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली। अब आप ये बात देख सकते हैं कि इन सब के अंदर चार्ज सब में सेम होगा, क्योंकि सबके सब एक ही ग्रुप के कंपाउंड, चार्ज सब में सेम होगा, +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1। फिर क्या देखेंगे, रेडियस कैटायन का। अब आप देख सकते हैं कि कैटायन का साइज, कैटायन का रेडियस बढ़ेगा, इसका मतलब पोलराइजेशन घटेगा। पोलराइजेशन घटेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर CC जो होगा वो घटेगा, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, घटेगा। मतलब इनमें से मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस कौन करेगा बेटा, BeCl2 करेगा, और मिनिमम हाइड्रोलाइसिस कौन टेंडेंसी रखेगा बेटा, BaCl2 यहां पर मिनिमम हाइड्रोलाइसिस का टेंडेंसी रखेगा। तो बेटा इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है किस किस के द्वारा। अब मान लीजिए मैं आपसे यहां पर ये बात पूछूं, फर्स्ट डे और सेकंड डे के अंदर मान लीजिए आपसे रिएक्टिविटी के बेस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जरा बताइए कि फर्स्ट ए के अंदर से सबसे आसानी से रिएक्शन कौन कर सकता है, तो बेटा जिसका आईपी कम होगा, क्यों, क्योंकि मेटल है, मेटल का आईपी कम होगा तो वो आसानी से रिएक्शन करेगा। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी, इसका मतलब फर्स्ट डे के अंदर सीजियम सबसे बढ़िया तरीके से रिएक्शन कर सकता है हेलोजन के साथ।
सेकंड डे के अंदर से कौन होगा जो कि सबसे कम रिएक्शन की टेंडेंसी शो करेगा, लीस्ट रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी शो करेगा, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कौन होगा बेटा, इसका आईपी हाईएस्ट होगा, लाइक फॉर एग्जांपल बेरिलियम। तो बेरिलियम का आईपी हाई होता है, पूरे एस ब्लॉक में बेरिलियम का आईपी हाईएस्ट होता है, एस ब्लॉक मेटल्स में बेरिलियम का आईपी हाईएस्ट होता है। इसका मतलब ये बात कही जा सकती है कि बेरिलियम के लिए वहां पर जो रिएक्शन होगा वो स्लो रिएक्शन होगा, वो इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं कर सकता है जितनी आसानी से बाकी के एस ब्लॉक के एलिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट डे और सेकंड डे के अंदर आपसे बात पूछी जाए तो बेटा आप जानते हैं आईपी जो होता है वो फर्स्ट डे वालों का कम होता है सेकंड डे वालों से। इसका मतलब यहां पर रिएक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, जो रिएक्शन की टेंडेंसी है, वो फर्स्ट डे वालों की ज्यादा हो जाएगी हैलाइड से एज कंपेयर टू द सेकंड डे आयंस। तो बेटा इस तरह के आपसे अलग अलग क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहैलाइड। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, पॉलीहैलाइड्स का फॉर्मेशन क्या होता है। पहली बात तो आप ये वर्ड देखे बेटा, पॉलीहैलाइड्स क्या है। पॉली मतलब कि बहुत सारे, जैसा कि हमने बेटा पॉली एटॉमिक देखा था, और हैलाइड का मतलब क्या है, अभी सीखा आपने, हैलोजन के जो आयन है। तो जब यहां पर बहुत सारे हैलोजन के आयन मिल जाएंगे तब यहां पर पॉलीहैलाइड के नाम से एक एनायनिक पोर्शन का फॉर्मेशन होगा। नेचुरल सी बात है कि अगर पॉलीहैलाइड होगा तो उसका साइज काफी बड़ा होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहैलाइड किस तरीके से बताया जाता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। देखें तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे फॉर्म पॉलीहैलाइड। ये क्या करते हैं बेटा, पॉलीहैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। किस किस तरीके से होता है देखते हैं इसको। लाइक फॉर एग्जांपल पहला रिएक्शन हम देखें बेटा पोटेशियम का। अगर आप पोटेशियम का रिएक्शन आयोडीन से करते हैं तो यहां पर क्या है बेटा, ये मेटल है, नॉन मेटल है, कंपाउंड आयनिक बन जाएगा, Ki बन जाएगा। अब अगर आपने Ki का रिएक्शन और फर्दर I2 से करा तब यहां एक कंपाउंड बन रहा है Ki3। अब ये Ki3 कंपाउंड क्या है, तो बेटा Ki3 कंपाउंड बेसिकली K के ऊपर +1 चार्ज और I3 के ऊपर -1 चार्ज, इस तरीके से बनेगा। तो ये जो I3 माइनस है ना बेटा, इसी को बोलते हैं पॉलीहैलाइड। पॉलीहैलाइड क्यों, क्योंकि 3 आयोडीन है, बहुत सारे हेलोजन है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉली मतलब बहुत सारे और हैलाइड मतलब माइनस चार्ज हेलोजन के ऊपर, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, पॉलीहैलाइड आयन। अब देखो बेटा एक और रिएक्शन, सीजियम का रिएक्शन। सीजियम रिएक्शन अगर ब्रोमीन से करेगा तो सिमिलरली मेटल नॉन मेटल में आयनिक कंपाउंड CsBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्दर अगर आप इसमें और Br2 देते हैं तो ये क्या होगा बेटा, CsBr3 के फॉर्मेशन में इस तरह से बन जाएगा, जिसके अंदर हम बता सकते हैं सीजियम प्लस होगा और Br3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये Br3 माइनस भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ पॉलीहैलाइड आयन। अब हम यहां पर बात करते हैं कि क्यों ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ ये तीन, ये देखो मेरे वापस से वही सेट आ गया ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का, ये तीनों एलिमेंट है जो फिर से क्या बना सकते हैं, पॉलीहैलाइड बना सकते हैं। ऐसा क्यों है, तो बेटा आप समझें इस बात को। आयोडीन या ब्रोमीन की अगर हम बात करें, देखिए बेटा आयोडीन या ब्रोमीन की अगर बात करें तो आयोडीन और ब्रोमीन का साइज छोटा तो होगा नहीं, बड़ा होगा। नीचे के एलिमेंट होते हैं, साइज बड़ा होगा, इसमें 4 शेल होंगे, इसमें 5 शेल होंगे, तो काफी बड़ा साइज होगा एक आयोडीन का। ऊपर से 3 नेगेटिव चार्ज आ गए, ऊपर से 3 आयोडीन आ गए, तो बेटा एक आयोडीन काफी बड़ा था, 3 आयोडीन काफी बड़े हो गए, नेगेटिव चार्ज आ गया और बड़ा हो गया। तो अगर कोई बड़ा आयन है तो बड़े एनायन के साथ में किसको होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, बड़े कैटायन को होना चाहिए। सिमिलरली बेटा ब्रोमीन भी काफी बड़ा होगा, तो 3 ब्रोमीन अपने पास बनेंगे, तो बेटा 3 ब्रोमीन बनेंगे तो काफी बड़ा हो गया, नेगेटिव चार्ज और बड़ा हो गया, इसका मतलब एक बड़ा एनायन बन गया। तो बड़े एनायन के साथ में किसको होना चाहिए, बड़े कैटायन के साथ में। इसलिए अब बड़े कौन है बेटा, आपने सीखा हुआ है ये 3 एलिमेंट, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये तीनों बड़े होने की वजह से ये इनके साथ में एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसीलिए पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ही पॉलीहैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब पॉलीहैलाइड के अंदर बेटा आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ स्पीशीज दी गई, मान लीजिए आपको जैसे कि F3 माइनस दिया गया, Cl3 माइनस दिया गया, Br3 माइनस दिया गया और I3 माइनस दिया गया, इनका फॉर्मेशन कैसे होगा। तो बेटा फॉर्मेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए बेटा I3 माइनस में क्या होगा, I3 माइनस के अंदर ये होगा, आप समझेंगे इस तरीके से, समझने के लिए आप समझेंगे कि जब I2 ने I माइनस से रिएक्शन करा होगा, एक्चुअली हुआ भी यहां पर यही देख सकते हैं बेटा, CsBr या Ki में देखिए बेटा ये क्या होगा, ये हमारे पास में K प्लस है और I माइनस है, ये I माइनस क्या हुआ होगा, इस I2 के साथ में कंबाइन करा होगा। तो I2 जब I माइनस से कंबाइन करेगा तब क्या बनेगा, हमारे पास में I3 माइनस बनेगा। अब I3 माइनस बनने के लिए क्या है, ये आयोडीन है हमारे पास में, ये एक और आयोडीन आया हमारे पास में, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बेटा कहां से, I माइनस से, ऐसा I की तरफ ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, आयोडीन अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, इसलिए बना सकता है। तो सेम टू सेम बनेगा हमारे पास में बेटा ब्रोमीन के साथ में Br और Br के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ऐसा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा Br माइनस से। अब आप सोचे बेटा कि क्या फ्लोरीन के साथ में ऐसा हो सकता है, तो क्या F3 माइनस आयन का फॉर्मेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना, यहां तक तो ठीक है, पर फ्लोरीन बीइंग अ सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये F माइनस के साथ में ऐसे कंबाइन नहीं कर सकता, तो F माइनस से कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, इसलिए इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं होता। अब क्लोरीन के साथ तो हो सकता है, और वेकेंट ऑर्बिटल तो होता है वहां पे,
पर क्लोरीन में नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि क्लोरीन के अंदर जब 3 क्लोरीन एक साथ आ जाएंगे तो क्लोरीन का साइज बड़ा तो है, पर आप लोन पेयर देखें तो बेटा यहाँ पर 3 लोन पेयर होंगे, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर होंगे, और इसके अलावा यहाँ पर तो बेटा यहाँ पर लोन पेयर तो यहाँ पर भरे होंगे। तो इतने सारे लोन पेयर होने की वजह से इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये बात बता सकते हैं कि बहुत सारा रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर रिपल्सन बहुत होने की वजह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो Cl3 नहीं बन पाने के पीछे रीजन है स्टेरिक रिपल्सन, जबकि F3 माइनस नहीं बन पाने के पीछे रीजन है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इस वजह से दोनों का फॉर्मेशन तो नहीं हो सकता है। इस वजह से अगर कोई पॉलीहेलाइड बनाएंगे तो वो कौन होगा, Br3 माइनस और I3 माइनस, ये ही पॉलीहेलाइड का फॉर्मेशन करते हुए देखे जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं बेटा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है और क्लोरीन के अंदर बहुत सारे लोन पेयर आने की वजह से रिपल्शन बहुत हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, आयन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो पॉलीहेलाइड कौन बनाएगा, ब्रोमीन और आयोडीन Br3 और I3 माइनस के फॉर्म में। किसके साथ बनाएंगे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम पॉलीहेलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं ड्यू टू देयर लार्ज साइज, बड़ा कैटायन बड़े आयन के साथ में स्टेबल है, इसलिए तीनों के तीनों फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, LiCl एंड ऑल सेकेंडरी मेटल क्लोराइड आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब यहां पर एक वर्ड आया बेटा आपके पास में, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर के वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। एटमॉस्फेयर के वाटर को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होना उसको कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक के बारे में बेटा हम आगे चल के और भी स्टडी करेंगे जब हम यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। अब हाइग्रोस्कोपिक होने का मतलब क्या हुआ, हाइग्रोस्कोपिक होने का मतलब यह हुआ जैसे मैंने बताया आपको कि जो एटमॉस्फेयर के वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाला कहा जाएगा। तो बेटा हाइग्रोस्कोपिक नेचर किस तरीके से होगा और LiCl और सेकेंडरी वालों में क्यों होता है, देखिए बेटा इस बात को आप ये बात जानते हैं बेटा कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है इनका पोलराइजिंग पावर काफी कम होता है, ये लो फाई वाली कैटेगरी में होते हैं। तो अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करें, ये हमारे पास में लो फाई की कैटेगरी में आ गए, इसका मतलब ये है कि ये सब के सब जो हैं इनकी पोलराइजिंग पावर कम है, तो ये वाटर को कम अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर LiCl की बात करें तो बेटा LiCl में Li प्लस है, हाई फाई होगा, और सेकेंडरी वाले जो होते हैं इन पे +2 चार्ज होते हैं, तो ये भी काफी हद तक हाई फाई कैटेगरी में बताए जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, लिथियम प्लस चार्ज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड ऑल सेकेंडरी ड्यू टू देयर हाई चार्ज डेंसिटी हैव अ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर एज कंपेयर टू द सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसका मतलब ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर के वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आयन है और वाटर एक डायपोल है, तो आयन डायपोल अट्रैक्शन वहां पर कुछ ना कुछ हो सकता है। इस वजह से ये क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर के वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रख सकते हैं। जैसे बेटा लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम जो होता है वो LiCl, लिथियम जो होता है बेटा वो LiCl.2H2O के फॉर्म में रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये क्या है, ये ऐसे हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं रहते, मतलब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रहता है। सिमिलरली बेटा अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। इनके अगर हम क्लोराइड की बात करें, इनके क्लोराइड क्या बनेंगे बेटा, Cl2, BeCl2, MgCl2, CaCl2, ये जो होते हैं बेटा इनके साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। और इसके बाद अगर बात करें बेटा स्ट्रोंशियम के साथ में, तो स्ट्रोंशियम SrCl2 और बेरियम BaCl2.2H2O के फॉर्म में ये ऐसे रह सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा इनको आप देख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन करके रह सकते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल लगे रहेंगे, क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर हाई है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ऐसा कोई हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं बना सकते। लिथियम क्लोराइड क्या है, .2H2O के फॉर्म में रहता है, तो हाइग्रोस्कोपिक है, इसका मतलब वाटर एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये इसका नेचर होता है बेटा हाइग्रोस्कोपिक। आगे चल के हम कुछ और प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज डेसिकेटर इन द लेबोरेटरी। डेसिकेटर का मतलब क्या होता है बेटा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाला। कभी कभी लेबोरेटरी में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कहीं पर जो मॉइस्चर बन गया है उसको रिमूव करना जरूरी होता है। अब मॉइस्चर रिमूव करने के लिए हम हर बार हीट नहीं कर सकते, क्योंकि हीट करने पर रिएक्शन में जो कंपाउंड बन रहे हैं वो ऑल्टर हो सकते हैं। तो ऐसे केस में अधिकतर बार एक ऐसे कंपाउंड का यूज करा जाता है जो कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्शन ना करते हुए वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, उसको क्या बोलते हैं बेटा, डेसिकेटर बोलते हैं। तो डेसिकेटर का मतलब क्या होता है बेटा, जो कि वाटर को सक कर ले, वाटर को अपने पास एब्जॉर्ब कर ले, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम डेसिकेटर बोलते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करा जाता है किसके तौर पर बेटा, डेसिकेटर के तौर पर। क्यों, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड जो होते हैं वो .6H2O तक ले सकते हैं। तो बेटा ये क्लोरीन वाटर के साथ में अट्रैक्शन कर सकता है ना, CaCl2, इसलिए क्या करते हैं, इसको एज ए डेसिकेटर लेबोरेटरी में इस्तेमाल करा जाता है। तो बेटा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखें।
नेक्स्ट देखिए बेटा हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट वालों की बात करें तो फर्स्ट में मेटल के ऊपर चार्ज +1, हाइड्रोजन पे चार्ज -1। अच्छा कई बार बच्चों को एक दिक्कत आती है कि सर हाइड्रोजन पर क्या चार्ज लें, तो बेटा हाइड्रोजन के साथ में ऐसी बात होती है, वैसे नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जानते ही है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तब हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा। सामने एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से हाई है तो हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, और अगर सामने एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है तो हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा। नॉर्मली मेटल के साथ में जब हाइड्रोजन होता है तो नॉर्मली मेटल के साथ में हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज लेकर के चलते हैं, H जो होता है वो माइनस के फॉर्म में चलता है। अब यहां पर क्योंकि बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इसलिए, किसकी, मेटल की, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। मेटल की अगर बात करें, मेटल में +1 H में -1 क्या बनेगा बेटा, प्लस माइनस से MH बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास में H- आयन है ना बेटा, इसी को बोलते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोलते हैं बेटा इसको। नेक्स्ट मेटल का रिएक्शन बेटा हाइड्रोजन के साथ जब वो सेकंड डे का है तो मेटल पर क्या चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा, H पे क्या चार्ज, -1, क्रिस क्रॉस से MH2 बन जाएगा। बेरिलियम को छोड़ करके अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई बेरिलियम ने ऐसा क्या कर दिया, तो बेरिलियम के पीछे क्या रीजन देंगे बेटा, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई आईपी। साइज छोटा है, आईपी का वैल्यू काफी हाई है, तो बेटा आईपी का वैल्यू काफी हाई होने की वजह से ये जो बेरिलियम है ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं कर पाता है किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। तो अगर हमें बेरिलियम का हाइड्रेट बनाना होता है, अगर हमें बेरिलियम का हाइड्रेट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, बेरिलियम का क्लोराइड लेते हैं और इसका रिएक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, LiAlH4 के साथ। ये बेटा एक काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि ये H- प्रोवाइड करता है, मेटल का हाइड्राइड एक H- प्रोवाइड करेगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बारे में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सीखते हैं। तो LiAlH4 जब इससे रिएक्शन करेगा तब क्या करेगा, इसको बेटा हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो बेटा यहां पर रिएक्शन कैसे होगी, प्लस माइनस का रिएक्शन होती है, ये होगा हमारे पास में बेरिलियम +2 Cl- के फॉर्म में, लिथियम प्लस होगा, एल्यूमिनियम +3 होगा और H- होगा। इधर का नेगेटिव इधर भेजो, इधर का नेगेटिव इधर जोड़ दो। ये नेगेटिव हमने यहां भेजा तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास में बेरिलियम हाइड्राइड BeH2 बन गया, और साथ में ये Cl- इसके पास भी जाएगा, ये इसके पास भी जाएगा। तो बेटा जब Li और Cl बनेगा तो क्या बनेगा, लिथियम क्लोराइड, और जब एल्यूमिनियम और क्लोरीन कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये AlCl3 का यहां फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरीके से इस मेथड के द्वारा बेरिलियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्टली बेरिलियम हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता, क्यों, क्योंकि बेरिलियम का आईपी का वैल्यू हाई होता है। अगर आईपी का वैल्यू हाई होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसका क्लोराइड बनाएंगे। क्लोराइड का फिर हम ऐसे रिडक्शन कर सकते हैं बाय सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऐसे रिएक्शन यहां पर हो जाएगी, प्लस माइनस का रिएक्शन हम बता सकते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड बन गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा हमारे पास, जैसे कि देखिए बेटा मैं इस रिएक्शन को यहां से रब कर रहा हूं, देखें आप जब Na का रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे तब क्या होगा, अगर हमने Na का रिएक्शन हाइड्रोजन से करा तब क्या हुआ, तो जब Na का रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे तो Na पे प्लस H- NaH बना। नेक्स्ट कैल्शियम का रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे तो क्या होगा बेटा, तो कैल्शियम +2 हाइड्रोजन -1 CaH2। CaH2 का नाम याद रखना है बेटा आपको, इसका नाम होता है हाइड्रोलिथ, ये काफी काम आएगा आगे चल के जब हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इसका नाम दोबारा आएगा। तो बेटा हाइड्रोलिथ नाम याद रखें आप। हाइड्रोलिथ क्या होता है, कैल्शियम का हाइड्राइड CaH2 को क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिथ कहा जाता है। अब अगर आप बेटा फर्स्ट डे और सेकंड डे वालों के बारे में बात करें, इनके बेस पर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपसे बात करा है यहां पर एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में, मेनली यहां पर बेसिक नेचर के बारे में पूछेगा, जैसे कि LiH, NaH, KH, RbH और CSH, इन कंपाउंड के बारे में आपसे बात करें बेटा, तो इनमें आपसे पूछ लीजिए, मान लीजिए आपसे जब पूछते हैं कि जरा बताइए कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा। तो बेटा हमें पता है कि जो मेटल होते हैं उनके कंपाउंड जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, इसका मतलब जिसमें मेटेलिक नेचर बढ़ेगा उसका बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। तो ये बात यह कही जा सकती है कि टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार मेटेलिक नेचर बढ़ेगा। अच्छा मेटेलिक नेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मेटेलिक नेचर डिपेंड करता है आईपी पर। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लगातार आईपी घटता है, जिसका आईपी कम होगा उसका मेटेलिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो ये बात कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम गए आईपी का लगातार घटेगा, इसका मतलब मेटेलिक नेचर लगातार बढ़ेगा, और अगर मेटेलिक नेचर बढ़ेगा इसका मतलब बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब इन सब में से अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट बेसिक कौन होगा, तो मोस्ट बेसिक होगा बेटा सीजियम हाइड्राइड। लीस्ट बेसिक कौन होगा, लिथियम हाइड्राइड। सेम टू सेम ऑर्डर कहा जा सकता है सेकंड डे वालों के लिए भी, बिल्कुल सेम टू सेम ऑर्डर चलेगा कि सबसे ऊपर होगा बेटा हमारे पास बेरिलियम हाइड्राइड, फिर नीचे इस तरह से आएंगे, लास्ट में कौन मिलेगा हमें, बेरियम हाइड्राइड BaH2। तो बेटा इनमें से मोस्ट बेसिक कौन होगा, BaH2, लीस्ट बेसिक कौन होगा बेटा, बेरिलियम हाइड्राइड BaH2 होगा। तो इसके बेस पर आप बेटा आपसे अलग अलग क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो बेटा ऐसे देखा हमने हाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, बेरिलियम क्यों नहीं बनाता है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई आईपी, और यहां पर ऐसे रिएक्शन यहां पर शो करके बताई जा सकती है। नेक्स्ट बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो रिएक्शन की टेंडेंसी है
वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी या घटेगी? तो बेटा इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि आईपी घट रहा है। मेटल कैसे रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रॉन दे करके। तो वहां पर आईपी की बेस पर बात करेंगे। अगेन रिएक्टिविटी की बात फिर से यहां पर करी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ आईपी। टॉप टू बॉटम आईपी विल डिक्रीज, हेंस द रिएक्शन टेंडेंसी वुड आल्सो इंक्रीज, वो रिएक्शन टेंडेंसी बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड है कोवलेंट एंड पॉलीमरिक हाइड्राइड। देखो बेटा मैंने आपको समझाया था, हमने ये बात सीखी थी क्या, कि बेरिलियम और मैग्नीशियम को अगर देखा जाए तो बेरिलियम मैग्नीशियम होते भले ही मेटल हैं, पर इनके अधिकतर वो कंपाउंड जो कि मोनोवेलेंट एनाइन के साथ में बनते हैं, वो कैसे नेचर के होते हैं बेटा? वो कैसे नेचर के होते हैं? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। इनके कुछ ही कंपाउंड मोनोवेलेंट में आयनिक बताए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे केमिकल बॉन्डिंग में, कि बेरिलियम का कार्बाइड आयनिक होता है और मैग्नीशियम का फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड आयनिक होता है। इसका मतलब इन दोनों के ही जो हाइड्राइड होंगे वो आयनिक नहीं होंगे, वो क्या होंगे बेटा? कोवेलेंट होंगे। तो बेटा बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड जो होते हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं और पॉलीमरिक हाइड्राइड के फॉर्म में होते हैं। पॉलीमरिक कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसको हम पी ब्लॉक चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन सीखेंगे। अभी के लिए आप ये बात याद रख सकते हैं, ये बात आपको पहले से पता भी है बेटा, कि बेरिलियम मैग्नीशियम का हाइड्राइड जो है वो क्या है? कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो कोवेलेंट भी होते हैं और पॉलीमरिक नेचर के भी होते हैं। इस बात को भी आप यहां पर याद रख के चल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा, क्वेश्चन आया हमारे पास में, विच मेटल डज नॉट फॉर्म आयनिक हाइड्राइड, वही बात आ गई। तो बेटा हमने सीखा है कि सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम और कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम को तो हम क्लियरली बोल देंगे कि वो तो आयनिक बनाएगा। कौन आयनिक नहीं बनाएगा? बेरिलियम है, वो आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाता। पता है बेटा आपको BeS2 इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, अभी जस्ट हमने बात करी है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा अपने पास में? फोर्थ ऑप्शन।